तो सही आंसर क्या है? अंकटाड। हमने क्या बार बार आपको बताया है, जो आप लोग ये अलग से याद करते हो और कंफ्यूज होते हैं, बाद में भूल जाते हैं, तो करना क्या है, आप सीधा इसी में इनबिल्ट कर देके आप बार बार इसका नया नाम ही दे देंगे। बार बार क्या बोलोगे? वर्ड इन्वेस्टमेंट अंकटाड रिपोर्ट। आप बार बार ये पढ़ रहे हो, एग्जाम में आपके प्रश्न मिल रहा है कि वर्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता, आप बार बार पढ़े ही हैं कि वर्ड इन्वेस्टमेंट अंकटाड रिपोर्ट, तो अब आपको प्रश्न का आंसर ढूंढना कहां से? ऑलरेडी इनबिल्ट है। जो यदि आप बार बार याद करते हैं, बार बार भूल जाते हैं, कंफ्यूजन होता है, तो उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए तरीका आ चुका है कि सीधा आंसर को उठाकर प्रश्न में इनबिल्ट कर दें, गठबंधन कर दें, जोड़ दें, और जो एक बार याद करने के बाद ना भूलने देगा ना कंफ्यूज होने देगा। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग बड़े ही शानदार तरीके से 21 अगस्त और 22 अगस्त का करंट अफेयर 5G ट्रिक से सीधा याद करेंगे, और सिलेक्शन आपको यही दिलाएगा जब पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। चलते हैं क्लास में। हाल ही में किस देश के सिबेलुच ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो सही आंसर क्या है? रूस है। ऐसे याद कर लेंगे तो बाद में कंफ्यूजन होगा। श्रीलंका है, रूस है, चीन, जापान, इंडोनेशिया, बहुत सारा आएगा। यदि आप रूस को उठा के कुछ इसी में आगे पीछे करके इनबिल्ट करके आप बोलेंगे क्या? सिबेलुच ज्वालामुखी। आपके एग्जाम में क्या मिलेगा प्रश्न? सिबेलुच ज्वालामुखी। आप बार बार क्या बोल रहे हैं? सिबेलुच ज्वालामुखी या रूस ज्वालामुखी। सिबेरूस भी कर सकते हैं, आपको जो बेटर मिले ऐसे कर लीजिए कि रुच भी लगे, रूस भी लगे, और यहीं से आपका आंसर बाध्य हो चुकेगा कि ये कहाँ का है? रूस का है। जो पूर्वी तट पर भूकंप आया है वहीं से ज्वालामुखी उठा हुआ है। और उसके बाद क्या है, ये ऐसे याद रखेंगे, आप लोग बार बार यही बोलेंगे। अब देखेंगे और बहुत से ज्वालामुखी में क्या हुआ था, विस्फोट हुआ था, उसको एक बार रिवीजन करेंगे, या ये देखेंगे इसका लोकेशन कहाँ है। बार बार भूल जाते हैं, कंफ्यूजन होता है। तो आप यहाँ देखिए, आप लोग क्या पढ़े होंगे? माउंट एटना ज्वालामुखी अलग से याद किए होंगे, क्या बार बार भूलते होंगे, कंफ्यूजन होगा। हम क्या कह रहे हैं, आप इसको क्या बोलिए? सीधा माउंट इटली ज्वालामुखी। एग्जाम में प्रश्न मिलेगा एटना, आप बार बार क्या पढ़ रहे हैं? इटली। अब देखिए, इटली से आपको इटली नहीं आंसर निकल रहा है, अर्थात ये कहाँ का है? इटली का है। स्ट्राम्बोली को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्राम्बोइटली। और यहीं पर देखेंगे आपका आंसर इसी में छुपा हुआ है, इनबिल्ट है, इटली। अब माउंट ईबू आप लोग पढ़ते हैं, याद करते हैं, इतनी बार कंफ्यूजन होता फिर भी आप नहीं समझ रहे हैं, ये तरीका नहीं फॉलो कर रहे हैं। आप बोलिए ना माउंट इंडोनेशिया ज्वालामुखी, आपको मिलेगा एग्जाम में ईबू। आप पढ़ क्या रहे हैं? इंडोनेशिया। अब देखेंगे इंडोनेशिया तक के तो आप पहुंच सकते हैं, इंडोनेशिया या इंडोनेशिया। यही आपको तरीका इकलौता है जो ना भूलने देगा ना कंफ्यूज होने देगा। क्या है? जपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो सही आंसर क्या है? यूक्रेन है। आप सभी को पता ही होगा कितने वर्षों से चल रहा है रूस यूक्रेन युद्ध। तो क्या है, ये कहाँ का है? यूक्रेन का है। इस पर रूस ने कब्जा कर रखा हुआ है। तो अब यहाँ क्या हुआ है कि इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर ड्रोन हमला हुआ है। तो हमला हुआ है तो यूक्रेन कह रहा है रूस ने किया है, और रूस ने कह रहा है कि यूक्रेन ने किया है, जबकि चेतावनी जारी कर दिया गया है। कौन? इंटरनेशनल जो एटॉमिक एजेंसी है, क्या एनर्जी एजेंसी है, इन्होंने कहा है, चेतावनी दिया है कि आप अलर्ट हो जाइए, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। अब इसमें सही कौन कर सकता है? अब देखिए, रूस का कहना है कि भैया जब हम यहीं पर कब्जा किए हुए हैं तो हम यहाँ पर क्यों करेंगे? यहाँ पर इतनी घातक परमाणु ऊर्जा पर विस्फोट होगा तो आप लोग समझ रहे हैं कितना नुकसान हो, हम क्यों करेंगे? यूक्रेन कह रहा है जब हमारे देश का ही है तो हम क्यों करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो कर कौन रहा है? यूक्रेन ही कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब विस्फोट होगा इसमें तो दिक्कत, घाटा, समस्याएं मैक्सिमम किसको झेलना पड़ेगा? पहले तो रूस का जो कब्जा किए हुए हैं इसलिए कर रहा है। लेकिन हम लोग का क्या करना है? इसको ये लेटेस्ट चर्चा की बार बार की विषय रहती है, इसलिए इसको याद कर लीजिए हमेशा। आप क्या बोलोगे? जपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र। एग्जाम में प्रश्न मिलेगा जपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में है? आप बार बार क्या बोल रहे हैं? जपोरिजिया। और जिया से आपको यहाँ क्रेन से आंसर क्या बाध्य हो चुकेगा? यूक्रेन हो जाएगा। चेतावनी इसने, और ये यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, या विश्व के टॉप 10 में से एक है, समझ लीजिए। 40% यूक्रेन के बिजली तो यहीं से जाता है। अब सोच लीजिए, आधा नियर अबाउट। तो यहाँ पर अगर परमाणु ये होता है तो कितनी घातक होती है। और चला क्या है, भारत का नया रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है?
राजेश कुमार सिंह जी को नियुक्त किया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो अरमानी गिरधर जी थे इससे पहले थे, अब इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कौन आएंगे? राजेश कुमार सिंह जी आएंगे। लेकिन मेन उद्देश्य हम लोगों का क्या है? याद करना है। उससे पहले देख चुके होंगे कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, विदेश सचिव और ये रक्षा सचिव आप है और बहुत सारे हैं। तो जो मेन है जो एग्जाम में प्रश्न बनता है तो वो हमने कवर किया है, और कवर करे का मतलब सीधा याद कराए हैं। देखिए हम लोग इसको देखिए, पहले जो याद किए हैं चाहिए उसको रिवीजन कर लेंगे। तो कैबिनेट सचिव के कौन है? टीबी सोमनाथन है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? कैबिनेट टीबी नाथन सचिव। क्या बोलोगे बार बार? या कैबिनेट नाथन सचिव। तो नाथन से ही आपका आंसर निकलेगा टीबी सोमनाथन। गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन जी हैं। आप क्या बोलोगे? गृह गोविंद सचिव। और गा से यहीं पर आपको यहाँ से रिलेट हो जाएगा। या अब और भी इसको शार्ट कर सकते हैं, गृह बिंद सचिव, और बिंद से आपका आंसर गोविंद पहुंचेंगे। विदेश सचिव कौन है? विक्रम है। तो इसको क्या बोलोगे? विक्रम मिस्त्री जी हैं, तो इनको क्या बोलोगे? विदेश विक्रम सचिव। या तो ऐसे भी कर सकते हो, विदेश क्रम सचिव। अब यहाँ पर विदेश भी लिखा हुआ है और विक्रम भी लिखा है, विक्रम मिस्त्री हो जाएगा। तो अब यहीं पर सेम प्रोसेस उठाते हुए करते हुए यहाँ से राजेश जी को उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे? रक्षा राजेश सचिव। या अच्छा है कि सोचे थे यो भी ना कंफ्यूज हो, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे? रक्षा जेश सचिव। तो आप यहाँ राजेश भी हो जाएगा, रक्षा भी हो जाएगा और सचिव तो निकल ही रहा। और सचिव कौन सा पद है? कैबिनेट का किसके लिए है? हमने डिटेल में बता दिया गया है। और ये आईएएस का सबसे बड़ा पद कौन सा है? कैबिनेट सचिव है। और इसको आप क्या बोलोगे? रक्षा राजेश। यहाँ रा से भी रिलेट हो रहा है। आपको जो बेटर पड़े कि एक कहीं करना नहीं, साथ ही साथ में दोनों कर लेंगे। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। हम लोग उत्तर प्रदेश के लिए क्या करते हैं? उ और पा अर्थात उत्तर प्रदेश उठाई के उसी में इन्बिल्ट करके बार बार उसी वही उच्चारण करते हैं। जैसे क्या बोलेंगे? मुख्यमंत्री उप युवा उपद्यम विकास योजना या उप विकास योजना। और उपा से आप देखेंगे यहाँ उत्तर प्रदेश होगा और उद्यम भी लिखा हुआ है, युवा और उप युवा। तो उ और पा से बार बार आंसर आपका निकलेगा उत्तर प्रदेश। इस सबसे संबंधित रिलेटेड और कई राज्य की योजना है, तो हमने सब बताया है, आप थोड़ा अलर्ट रहेंगे। और उसके बाद इसमें होगा क्या? आप देखेंगे मुख्यमंत्री युवा की बात किया जा रहा है, उद्यम मतलब उद्योग धंधा की बात किया जा रहा है। तो सारा सब प्रश्न में ही आंसर वो छिपा हुआ है, दिख रहा है, कहना क्या चाह रहा। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रख सकते हैं, याद नहीं करना है। ये 10 लाख नए एमएसएमई माइक्रो स्मॉल और मीडियम जो उद्योग हैं उसकी स्थापना किया जाएगा। नियर अबाउट इससे लगभग 50 लाख रोजगार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मिलने की आशा है। इसी में ये बात कही गई है और आप बार बार इसको ऐसे याद रखेंगे। 2024-25 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है? डॉक्टर संजय जायसवाल जी। अब देखिए वैसे तो ये करंट का भी है और एग्जाम में ये भी प्रश्न मिलता है, एक प्राक्कलन समिति और क्या है? एक लोक लेखा समिति। दोनों में कितने सदस्य होते हैं? एक में 30 है और एक में क्या है? 22 सदस्य हैं। कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। तो देखिए अब क्या करना है, कंफ्यूजन ये होता है कि किस में ज़्यादा है। ये कभी कभी ये नहीं होता कि 28-30 कुछ और लगे, बस यही लगता है कि कौन सा 30 वाला होगा कौन सा 22 वाला। अब थोड़ा ऐसे यहाँ समझ सकते हैं, इसमें प्राक्कलन समिति में कितने अक्षर है? 1 2 मान लीजिए 1.5 2.5 3.5 4.5 मतलब 4 प्लस है या 5 है, अप्रॉक्स मान सकते हैं। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 अर्थात कम वाला भैया कम के पास रहेगा, ज्यादा वाला ज्यादा के पास। अर्थात प्राक्कलन जो होगा वो उसमें 30 होंगे और जो लोक लेखा में होंगे उसमें कम वाला अर्थात 22 सदस्य होंगे। और इसमें क्या होगा? यहाँ पर 30 के 30 जिसमें 21 है। जैसे कोई भी चीज़ आप देखेंगे, जो सांसद होते हैं हमारे, किसकी ज़्यादा वैल्यू दी जाती है? जो लोकसभा वाले होते हैं या राज्यसभा वाले? आप लोग कहेंगे बिना डाउट के कौन से? लोकसभा वाले। तो जहां पर सिंगल अकेले की बात किया जाएगा तो वहां से रहेंगे लोकसभा के लिए, और राज्यसभा में कौन रहेंगे, और लोकसभा में जब उसकी अनुपात या वो बात किया जाएगा तो हमेशा ये मान के चलिए लोकसभा वाले की ज़्यादा वैल्यू होती है, इसलिए वो ये दुगुना रहेंगे। मतलब अगर जैसे यहाँ 15 और 7 की बात हो रही है तो 15 लोकसभा से रहेंगे, 7 कहाँ से रहेंगे? राज्यसभा से। नियर अबाउट दोगुना रहेंगे। ठीक है। अब देखिए जो प्राक्कलन समिति है इसके अध्यक्ष जो बने हैं, इसको याद कैसे रखेंगे? संजय या जय अंजय उठाई के इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार क्या बोलोगे? प्राक्कलंजय समिति अध्यक्ष। क्या बोलोगे? प्राक्कलंजय
समित अज्जत और अंजय से संजय आपको अग्रवाल निकलेगा। ये मैंने सीट बता दिया। 2024-25 के लिए नियुक्त हो रहे हैं। और ये लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? केसी वेणुगोपाल जी बने हैं। क्या बोलोगे? लोक वेणु लेखा समिति अध्यक्ष। और वेणु से आपका आंसर क्या निकल के आएगा? केशु वेणुगोपाल 2024-25 के लिए हुए हैं। और इन सब का एक मतलब काम नियर अबाउट क्या है, जो बजट है उसके बारे में कैसे क्या करना है, यूज करना है, उसके बारे में यही आपका उनका गणना करना है। और हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI से उच्चतम क्या 5 स्टार का ग्रीन टैग किस हवाई अड्डे ने हासिल किया है? तो सही आंसर क्या है? बेंगलुरु और दिल्ली। तो यहां से क्या करेंगे, उठाएंगे आंसर को और इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार क्या बोलो, किसने दिया है साथ में उसको भी रखोगे। किसने दिया है? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा 5 स्टार बेंगलुरु। आप इसके साथ क्या जोड़ोगे? 5 स्टार बेंगलुरु और दिल्ली ग्रीन टैग एयरपोर्ट। मतलब ऐसा बात करने का, याद करने का तरीका या गोला झोला करने का ये तरीका है। आप बार बार ऐसे क्या बोलोगे? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा 5 स्टार बेंगलुरु दिल्ली ग्रीन टैग एयरपोर्ट। तो यहीं पर आपको क्या लगे? बेंगलुरु और दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, बेंगलुरु का कौन सा? कैंपगोड़ा एयरपोर्ट। ठीक है, तो इस दोनों को मिला है क्या? ग्रीन टैग मिला है 5 स्टार वाला। और ग्रीन टैग क्यों दिया गया है? अब मतलब ग्रीन का अगर हरा का आपको वहाँ टैग आ रहा है तो कहीं ना कहीं कार्बन उत्सर्जन कम किया गया होगा, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित एकदम जीरो मिनिमाइज कर दिया गया होगा, उसका पूरा ध्यान दिया गया होगा। मेन यही रीजन हो सकता है, जैसा कि यहाँ। और बेंगलुरु वाला कैंपगोड़ा एयरपोर्ट ध्यान रखेंगे। निम्न में से किस संगठन ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 जारी किया है? तो सही आंसर क्या है? अंकटाड है। अब देखिए क्या है, इसको आप लोग याद कैसे रखेंगे, आइए समझते हैं। देखिए इसमें डाटा बहुत है कि मतलब इन्वेस्टमेंट कौन सा वाला? FDI वाला, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से मतलब आंकड़े जारी किए जाएंगे, किसमें कितना ज़्यादा कम, विश्व के लेवल पर तुलना। तो ये आंकड़े जो होते हैं आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ये अगर एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है तो यही डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये जो रिपोर्ट है कौन जारी करता है। तो आप लोग क्या याद रखेंगे? अंकटाड। याद करना कैसे क्या है, देखिए आपका एग्जाम में प्रश्न क्या बनता है, अब देखिए क्या बनता है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट हम कहते हैं। अब हमेशा के लिए जब कभी भी आप पढ़ेंगे, कोई भी रिपोर्ट पढ़िए, आप उसका जो जारी करता है उसी में इनबिल्ट करके नाम बोलिए, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट अंकटाड रिपोर्ट। क्या बोलोगे? ये 24 का मतलब 2024 वाला है। तो क्या बोलोगे आप? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट अंकटाड रिपोर्ट। इन्वेस्टमेंट के साथ आप जोड़ेंगे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट अंकटाड या इन्वेस्टमेंट अंकटाड, या हटाई के इसी में आप बार बार जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं आंसर आपका ये अंकटाड ने जारी किया। अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जेके हिंदी हुई संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। स्थापना कब हुआ? 1964 में। अब इसका भी हेडक्वार्टर याद करना है तो देखिए 60 वाले में जोड़ा चाहते हैं तो अंकटाड नेवा। क्या बोलोगे? अंकटाड नेवा। और नेवा से ही आपका आंसर क्या निकलेगा? जेनेवा स्विट्जरलैंड। और इसमें जोड़ना चाहते हैं तो इसमें 2 जगह जोड़ लीजिए, संयुक्त राष्ट्र व्यापार नेवा विकास नेवा सम्मेलन। तो नेवा से क्या हो जाएगा आपका आंसर? जेनेवा। और ये क्या है? वही हमने जो बताया है FDI का लेखा जोखा, क्या तुलना करना आपका कैसे कितना क्या रहा है। यहाँ पर बहुत सारी डाटा होती है बताने के लिए जो लंबा हो सकती है क्लास, और वो मतलब आपका ये 0.00 कहीं 1% आने की पॉसिबिलिटी रहती है कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है जो पूछा नहीं जाएगा। तो इसीलिए हम एग्जाम में जितना पूछा जाता है उतने पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं और लिखवाते हैं यहाँ पर, और उसके बाद आशा करते हैं कि पूरी जो इसका वो समरी है आपको वो जरूर समझा दें ये कहना चाह रहा है बात क्या है। अब अगला है किसानों का विज्ञान का लाभ प्रदान करने के लिए ठीक, तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय कौन सा प्रोग्राम शुरू करेगा? तो सही आंसर क्या है? किसानों की बात। अब देखिए क्या है? किसानों को विज्ञान का लाभ प्रदान करने के लिए, अर्थात किसान को और वैज्ञानिक को जोड़ने की बात किया जा रहा है सीधा इसमें। अब देखिए ये कौन सा प्रोग्राम योजना है? किसानों की बात। अब आपका जो एग्जाम में ये प्रश्न मिलेगा तो कंफ्यूजन ये होगा कि किसान हम सब बात हुई थी, किसान की बात हुई थी, किसान की समृद्धि, या और जो कोई ऑप्शन होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं आगे किसान जुड़ा रहेगा। तो अब रिलेट कैसे करेंगे कि याद कैसे रखेंगे कि की बातें हैं? अब देखिए अभी तो हम लोग क्या सुनते थे? मोदी जी की बात सुनते थे, मोदी जी की जो चलती थी ना मन की बात, वही सुनते थे।
हम लोग की नहीं सुनी जाती थी। तो अब ये हुआ कि आप ही लोग सिर्फ मत बताइए, मतलब वैज्ञानिक या कोई भी कहीं भी आप लोग भी जो बता रहे हैं अच्छी चीज़ है, बढ़िया है, लागू हो रहा, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी भी सुनिए, क्योंकि जमीनी स्तर पर तो हम खेती कर रहे हैं ना। किसानी की क्या कमी है, क्या कैसा कुछ मतलब समस्याएं क्या आ रही है, आपके घर में कौन दिक्कत है, हमसे ज़्यादा बेहतर आप जान सकते हैं ना। तो वही चीज़ कहा गया है भैया, ये किसानों की बात करेंगे कि क्या कैसे हमें ये है, तब फिर सोल्यूशन दिया जाएगा। अर्थात वहाँ मन की बात से जब रिलेट कर लोगे तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा हम सब में ऐसा। और आप बार बार क्या बोलोगे याद रखने के लिए, वो तो गोला जोला हो गया। ये सीधा सीधा वाला क्या है, किसानों को विज्ञान का लाभ प्रदान करने के लिए किसानों की बात प्रोग्राम्स। ठीक, आप क्या बोलोगे, किसानों को विज्ञान का लाभ प्रदान, किसानों की बात प्रोग्राम। और किसानों की बात अर्थात यहीं में चाहे लिख ले, अर्थात मन की बात, तो यहाँ पर थोड़ा जुड़ा रहेगा, तो यहाँ बात से आप तक आंसर पहुँच जाएंगे। ये शुरू किसने किया है, जो कृषि से संबंधित है, अर्थात समझ रहा हुई हैं। तो क्या है, तो कहीं ना कहीं जो कैबिनेट में कृषि मंत्री जी हैं, कौन से हैं, शिवराज कृषि सिंह चौहान, अर्थात आपका यहाँ कृषि मंत्रालय मंत्री हो गए, ये है आपका। और किसानों की उसका उद्देश्य क्या है, किसानों की आय दोगुना करना और पैदावार को बढ़ाना है, लागत को कम करना है, यही सब उद्देश्य है। और दोगुना की बात का लक्ष्य पहले से ही ऑलरेडी कब रखा गया था, 2022 में। जो क्या हुआ कैसा हुआ आप लोग कमेंट में बताएं। और बाकी मैं भी एक गवर्नमेंट का पार्ट हूँ तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। बाकी चलते हैं अगले क्लास में। हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस 2024 का कब दिवस मनाया गया, तो सही आंसर क्या है, 19 अगस्त को। क्या हुआ, 19 अगस्त, यहाँ आप रख लीजिएगा क्या, 19 अगस्त को। अब 19 अगस्त को 2 दिवस मनाया जाता है, एक कौन सा, विश्व मानवतावादी दिवस, और एक क्या है, विश्व फोटोग्राफी दिवस। और आप लोग चाहते ही नहीं कि इसको भी याद कराया जाए। अगर याद करवाना चाहते हैं कमेंट में आप लोग बताएं कैसा लगता है क्लास, सर बताएं और शेयर करिए। जब बढ़िया से आप लोग का प्यार मिलने लगेगा तो ये भी बता दिया जाएगा। हाल ही में वर्ष 2025 तक भारत की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार, जिसका नाम क्या है, रॉबिन, लॉन्च करने की घोषणा करने वाली बिंग्स ईवी का संबंध कहाँ से है, तो सही आंसर क्या है, इंदौर से। अब देखिए इसमें 3.4 याद करना है, समझिए कि ये क्या है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार है, पहला ये हो गया। दूसरा इसका नाम रॉबिन है। तीसरा क्या है, ये कंपनी क्या है, बिंग्स ईवी कंपनी है। और ये है कहाँ का, इंदौर का। अर्थात 4 पॉइंट है। और 4 पॉइंट अगर का नाम है, क्या करेंगे, अलग अलग कई के याद रखेंगे। तो एक तो जैसे कहावत का है, 4 चौपटा नाश, तो वैसे हो जाए यहाँ। तो आप लोग को करना क्या है, सब ऐसे एकदम मिक्स कर देना है कि आप कुछ भी पूछोगे आंसर हम निकाल के दे देंगे। क्या है, आप बोलोगे क्या, भारत की पहली इलेक्ट्रिक, क्या भारत की पहली इलेक्ट्रिक, यहीं से कुछ नहीं, यहाँ तो अभी कुछ नहीं, ये सिर्फ इतना है, रॉबिन बिंग्स दौरीबी माइक्रो कार। आप फ्लो में क्या बोलोगे, भारत की पहली इलेक्ट्रिक रॉबिन बिंग्स दौरीबी माइक्रो कार। क्या बोलोगे, भारत की पहली इलेक्ट्रिक रॉबिन बिंग्स दौरीबी माइक्रो कार। रॉबिन का मतलब वही रॉबिन है, क्या है, माइक्रो कार है, जे पे सिंगल सीटर रहेगा। आप चलिए पहले इसको याद करेंगे। और इसमें जो बिंग्स ईवी है, ये क्या है, ये कंपनी है। और दौड़ से हम लोग कहाँ पहुँचते हैं, दौड़ के इंदौर पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ सब हम लोग याद कर लिए चारों चीज। अब देखेंगे है क्या, देखिए ये मतलब बहुत छोटी कार है, माइक्रो कार है, मतलब ये किस लिए बनाया जा सकता है, ट्रैफिक कंट्रोल, आप लोग के बजट खर्चा कम करने के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए, यही सब हो सकता है। और उसके बाद ये आपके लिए सुरक्षित भी है, टिकाऊ भी है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अब आपो सब ले सकते हैं, बहुत छोटा हल्का है, अच्छा है। और इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, एक ई शूज डेवलप किया गया था। तो जो शूज था हम वो किस लिए काम करते थे, किस लिए, दौड़ने के लिए। क्या, इंदौर शूज, अर्थात IIT इंदौर ने डेवलप किया था, जो लाइव ट्रैकिंग भी उसमें आएगा और बिजली भी उत्पादन होगा। और यहाँ पर देखेंगे जो माइक्रो कार है, अब यहाँ पर दौड़ दौड़ के हम लोग का हाथ पैर जो है थक चुका है, बहुत थकान आ चुका है, इसलिए यहाँ क्या कर दिए, माइक्रो छोटा वाला दौड़ही टाइप वाला आपका ये दौड़े वाला कार दे दिया है। अब यहू से रिलेट कर लिए और बार बार एग्जाम मतलब बोलेंगे यहीं तो सब ऐसे याद हो जाएगा। 4-6 बार रफ पर लिख लीजिए, ये कंटिन्यू सब याद हो जाएगा। और खाली लेटे लेटे पढ़े पढ़े देखिए तो सब चला जाए। ठीक, और अगला है क्या है, 6th भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो सही आंसर क्या है, कैनबरा। राजधानी कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया। तो इसको याद क्या करेंगे, ऑस्ट्रेबरा लिया, तो मतलब नवरा लिया, तो यहीं से कैनबरा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
ये यहाँ का राजधानी है। आप देखिए, आप बोलोगे क्या, 6th भारत ऑस्ट्रेलिया नौरा समुद्री सुरक्षा वार्ता, नौरा कैनबरा या कैनबरा ऐसे लिख लिया, या जो मतलब आपको बेटर पड़े। आपको ये भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य हो रहा है और समुद्री सुरक्षा की बात हो रही है, और कहाँ, कैनबरा में। तो इसलिए जो जैसा रहेगा आप वैसे इनबिल्ट करके बार बार यही बोलोगे, तो आप ना भूलें ना कंफ्यूज करिए। लेकिन एक बार दो बार समय देकर याद करना पड़ेगा, जब याद हो जाएगा तब ना भूलिए, नहीं लागे कि बस ऐसे पढ़ लिया तो हमें सब याद होगी, कुछ ना होगी। तो और इसमें देखिए, आप लोग अब स्मार्टनेस लाइए कि यहीं प्रश्न से ही समझ लीजिए कि इसमें होगा क्या। भारत ऑस्ट्रेलिया होगा, समुद्री सुरक्षा वार्ता मतलब क्या होगा, मतलब वहाँ जो कुछ भी समुद्री से रिलेटेड जितना कुछ है हो सकता है सब हुई, मतलब जो समुद्री वातावरण है या किसी प्रकार के लूटपाट, मतलब कुछ भी लेके अनुकूल बनाना, उसको सुरक्षित बनाए रखने पर विचार विमर्श करना, वार्ता तो हो रहा है, खाली हम लोग के करंट बढ़ रहा है। क्यों, आप लोग बताओ। और हाल ही में शुक्राणु या अंडाणु दाताओं को बच्चे पर कानूनी अधिकार न होने का आदेश किस उच्च न्यायालय ने दिया है? तो सही आंसर क्या है, मुंबई। अब देखिए, इसको पहले समझ लेते हैं है क्या। क्या होता है, मान लीजिए किसी ने शुक्राणु या अंडाणु को दान दे दिया और उसके थ्रू उससे किसी अन्य को बच्चा पैदा हो गया, ठीक। तो उसमें क्या होता था, पहले लोग उसमें कानूनी अधिकार जताने लगते थे कि ये बच्चा हमारा भी है, ठीक, या हमारा ही है। तो इसमें अब हाई कोर्ट ने कहा है, कौन से, बम्बई हाई कोर्ट ने, कि भाई ने आपने अब दान दे दिया, और कोई चीज़ अगर आपने दान दे दिया है तो उस पर आपका हकदार नहीं रह जाएगा। मतलब वो जिसके रहेंगे, जिसने वो किया है लालन पालन पोषण करके, वो आपको जन्म दिया उसका होगा। कहने का मतलब ये है। अब देखिए, याद कैसे रखेंगे, कानूनी अधिकार समाप्त हो गया है, किसने ये दिया है, बम्बई हाई कोर्ट ने। अब याद कैसे रखेंगे, देखिए, जैविक माता पिता नहीं होंगे, आगे ये जोड़ लेंगे, कौन, अंडाणु शुक्राणु दाताओं का जो अधिकार नहीं होगा। लेकिन क्या, लेकिन वो जैविक माता पिता तो नहीं होंगे, लेकिन वो एक महान पुरुष का दर्जा दिया जाएगा। क्या होगा भाई, अगर कोई इतना आपके लिए कर रहा है, आपको जो नहीं हो रहा था वो होने मतलब मिल जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उतना ना दो तो कम से कम एक महान व्यक्ति, महान पुरुष, महान लोग में दर्जा तो दे ही सकते हो ना, कोई घाटा तो नहीं है। क्या है, तो महान पुरुष का दर्जा। और जबकि ये हमने एक्स्ट्रा आपको लिए जोड़ा है, महान जोड़ने का उद्देश्य यह है, आप इसको क्रॉस भी बाद में कर लेना, नहीं बाद में समझें कि यह हाई कोर्ट ने ही दिया है। ये हमने एक्स्ट्रा जोड़ा था, महान से जोड़ने के लिए का आंसर निकलने, महाराष्ट्र मुंबई, अर्थात मुंबई हाई कोर्ट जोड़ने के लिए यह हमने एक्स्ट्रा जोड़ा था। आप लोग ये याद रखें। और वैसे भी जो हमने ये जोड़ा है कोई गलत नहीं है, आप उनको ये जैविक माता पिता नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना का तो दर्जा दे ही सकते हैं जो आपको इतना बड़ा कार्य कर रहा है। 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर और हरियाणा राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई है, और हरियाणा में कितनी विधानसभा सीटें है, 90। तो अर्थात दोनों जो विधानसभा सीट है दोनों जगह 90-90 सीट है। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिए एक चरण में होगा, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 3 चरण में होगा। ये सब नहीं पूछा जाएगा कई चरण में हुई, खाली अपनी जानकारी के लिए है। अर्थात यहाँ 4 अक्टूबर को दोनों जगह के रिजल्ट जारी होगा, ये सब अपनी जानकारी के लिए है। मेन आपके एग्जाम में जब प्रश्न बनेगा तो यहाँ पर कितनी सीटें हैं, 90 सीट है, दोनों जगह 90-90 है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जब यहाँ के नए मुख्यमंत्री नियुक्त होंगे तो वो याद रखना होगा। और अभी कौन है, आप सभी लोग को हमने बार बार बताया ही है, नायब हरीश सैनी अर्थात हरियाणा। और हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध किससे है, तो जीवन को हम क्या कहते हैं, देखो अगर एक में जीवन होता तो वो जीवन और मृत्यु वाला हो जाता, लेकिन ये जी अलग है और वन अलग है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ गोला झोला तो है, नहीं तो अलग क्यों किया गया होता। वन मतलब कुछ बायोलॉजिकल वाला समझ लें, और जी से हम जय समझ लेंगे, बस यहीं से जा और वाह जय हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री जय वन योजना, तो यहीं पर जयो मिल गया, और जयो अगर मिल गया तो हम लोग आंसर तक हर एक जगह पहुंच जाएंगे। क्या होगा, कहीं ना कहीं किसका बात किया जा रहा होगा, जैव ईंधन की बात किया जा रहा होगा। तो यहाँ पर होगा क्या या होता क्या है, कृषि और उद्योग की जो अपशिष्ट है उससे क्या किया जाएगा, जैव ईंधन बनाया जाएगा, अर्थात कूड़ा कचरा से धन बनाई जाए, जेका कही जाता है इंग्लिश में वेस्ट टू वेल्थ। और ये योजना वैसे पहले लागू कब शुरू हुआ, कब था, 2019 में। इसका जो है कार्यकाल 5 साल का विस्तार कर दिया गया है, अर्थात 19-5-24 और 24-5-28-29 ऐसे करके आप ये जोड़ रख सकते हैं। और बार बार आप यही बोलेंगे। द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2024 में किसे डाइवर्सिटी इन सिनेमा पुरस्कार दिया गया है, तो सही आंसर क्या है, रसिका दुग्गल जी हैं।
तो आप बोलोगे क्या, देखिए ये लाइन लाइन जो डैश डैश है वही आपका लिखा हुआ है, द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न डाइवर्सिटी इन रसिका नेमा पुरस्कार। अब देखेंगे सिनेमा भी है और रसिका भी है, लेकिन खाली सिनेमा से काम ना चलेगा, आप क्या बोलोगे, ये आगे वाला लाइन द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न डाइवर्सिटी इन रसिका नेमा पुरस्कार, तो यहीं पर आपका रसिका से रसिका दुग्गल आपका आंसर निकलेगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है इसका क्या, बेस्ट फिल्म कौन है, बेस्ट एक्टर कौन है, बेस्ट एक्ट्रेस का, फिल्म कौन है 12th बी 12वीं फेल है, और बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन है, और बेस्ट एक्ट्रेस कौन है पार्वती थिरुबोथु। और यदि आप लोगों को लगता है कि इसमें डाटा कम दिया गया है, डिटेल कम है, तो वैसे तो महत्वपूर्ण यही है और बनने को बहुत बन सकता है। तो आप लोग अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं और मतलब कि एकदम सिलेक्टिव बुक एक द स्पीडी आता है, वहाँ पर आपको बहुत शॉर्ट में संक्षेप में लिखा हुआ मिल जाएगा, आप वहाँ से ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं। और उसके बाद अब हम लोग अपने रिवीजन सेशन पर आ गए हैं, और सिलेक्शन आपका तभी होगा जब पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। और पढ़ा हुआ आंसर याद कैसे होगा, हमने बहुत बार वो तरीका बता दिया है और बार बार रिवीजन भी करवा दिया गया है। अब जैसे नवरोज त्यौहार किस समुदाय से संबंधित है, तो हम लोग बोलते ही क्या है, नवरोज रसी त्यौहार, रसी से आंसर आपका क्या निकल जाता है पारसी। श्रेथाई तो यानी कि थाईलैंड के थाविसेन के स्थान पर थाईलैंड का 31वां प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो हम लोग क्या बोलते हैं पैंतोगाटार्न थाईवात्रा, और सीनावात्रा हो जाएगा आंसर। और ये क्या है, इन्होंने अब उनको हटा दिया गया पद से। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थाई प्रतिनिधि को हम लोग क्या बोलते हैं पर्वत निधि, तो अर्थात क्या है पर्वत नेनी हरीश जी, आंसर सही हो जाएगा। और कौन सा देश का थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट कहाँ हो रहा है, 2024 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है, श्रीलंका, इंडोनेशिया, भारत, सिंगापुर। आप सभी लोग कमेंट में बताएं। 15 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किसने किया है, अब हमने इसको बहुत अच्छे से बताया था, कीट से है, कृषि से है, तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह कृषि चौहान जी ही हैं। और हाल ही में दिवंगत DRDO वैज्ञानिक डॉक्टर रामाग्नि नारायण, तो कहीं ना कहीं अग्नि मिसाइल अग्रवाल का संबंध किससे है, अग्नि मिसाइल से है। और हाल ही में भारत और सेशल के मुख्य न्यायाधीशों ने कानून और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है, तो सही आंसर क्या है पंजाब है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, केरल है, तो आप लोग जरूर कमेंट में बताओ। और हाल ही में टाइफून एम्फिल का कहाँ से भारी बारिश हुई है, तो सही आंसर क्या है जापान। आप बोलोगे क्या एम्फिल-पान टाइफून। और हाल ही में पेरिस 2024 पैरालंपिक उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है, तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव जी हैं। अफ्रीकी महाद्वीप के बाहर एमपॉक्स वायरस का क्लेड 1 का वेरिएंट का पहला मामला किस देश में पाया गया है, तो सही आंसर क्या है स्वीडन, स्वीडन वाला था ना। और बुक भारत के 75 महान क्रांतिकारी किसके द्वारा लिखी गई है, तो हम लोग बोलते क्या है भारत के 75 भीम महान गांधी या सिंह क्रांतिकारी, तो आंसर हो जाएगा भीम सिंह। और 7th नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, कौन है ऋषभ शेट्टी। हमने कहा था ऐसे ऐसे करके याद करना है। बेस्ट फीचर फिल्म कौन है, अट्टम है मलयालम। बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी हैं कांतारा के। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, ये हमने सब बताया है। और जो इम्पोर्टेंट बेस्ट हिंदी फिल्म क्या था, गुलमोहर था। ये इतना तो इम्पोर्टेंट आप लोग याद ही रखेंगे। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 08 SSLV क्या होगा D3 इसका नाम हो चुका है, इससे लॉन्च किया गया है। और अब जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते थे हमने सब 2 दिन का कवर कर लिया है। और आपको फिर विश्वास दिलाते हैं सिंगल आपका कोई पर्स नहीं होगा जो छूटा रहे, हम डे बाय डे में सब कवर कर लेंगे। आप बस मन से नोट्स बनाइए, पढ़िए, और मेन रूप से किसी भी सब्जेक्ट का है उसको याद करने पर फोकस करेंगे। और उसके बाद ये आप सभी के सुविधा के लिए नंबर दिया गया है, किसी प्रकार की कोई करियर संबंधित यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और पहली बार चैनल पर आए हुए हैं और अब चाहते हैं कि आपका जल्दी से सिलेक्शन हो, बरसों ना बर्बाद हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
आइकन हिट कर लीजिए जिससे क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक कमेंट शेयर ये सब अपने हिसाब से आप जरूर करिए। आशा करते हैं इतना मेहनत से लाते हैं तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप भी अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे, जरूर कमेंट लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे जिससे और क्लासेज आए। और टेलीग्राम चैनल से जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं यहाँ पर जुड़ जाइए, आपको PDF क्लासेज लिंक सब मिलते रहते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।